मिर्जापुर नामक नगर में वीर अपने परिवार के साथ रहता था। उसके परिवार में उसके दादू दादी, पिता नारायण और माँ राज रानी है। वीर के दादू गांव के सरपंच हैं। वीर के परिवार का मिर्जापुर और उसके आसपास बहुत नाम है, जिसका फायदा वीर उठाता है। एक दिन कॉलेज कैंटीन, दोपहर का समय, वीर अपने दोस्त मानव के साथ कॉलेज की कैंटीन में गया। वहाँ कुछ आवारा लड़के अपने लीडर रॉकी के साथ पहले से ही बैठे थे और लड़कियों पर कमेंट कर रहे थे। तभी वहाँ अपने दोस्तों के साथ जीनत आई। आवारा लड़कों ने जीनत पर भी कमेंट की, तुम बदतमीज लोगों को कुछ और काम नहीं है क्या? जब पढ़ना नहीं है तो कॉलेज क्यों आते हो? ओ मैडम, आपको क्या लगता है कि हम कोई काम नहीं कर रहे हैं? ये भी एक काम है। अच्छा, लड़कियों को परेशान करना भी कोई काम है? अरे ओ मैडम, हम अपना मनोरंजन कर रहे हैं, आपको क्या परेशानी? ओहो, मैं भूल गया, आप भी यहाँ है ना? इतना कहकर वो सभी लड़के जोर जोर से हंसने लगे। तभी वीर को गुस्सा आया और उसने एक लड़के को थप्पड़ मारा। जब चाहिए होता है पंच, तब आता है सन ऑफ सरपंच। वीर के साथ मानव ने भी उन लड़कों को पीटना शुरू कर दिया। वो लड़के वीर और मानव को धमकी देते हुए वहाँ से भाग गए। फिर वीर ने जीनत की तरफ देखा। जीनत ने ताली बजाते हुए कहा, मैं तुम जैसे गुंडों को अच्छी तरह से जानती हूँ। फिल्मी स्टाइल में अपने ही आदमियों को भेजते हो और फिर हीरो बनकर खुद आते हो। अरे आप क्या बोल रही हैं? मुझे समझ नहीं आ रहा है, आप कहना क्या चाहती हैं? मैं ये कहना चाहती हूँ कि वो आवारा लड़के आपके ही दोस्त हैं और आप भी आवारा हो। ये लो, कर लो मदद। मेरी दादी सही कहती है कि भलाई का जमाना ही नहीं रहा। ठीक है, जो आपको समझना है समझिए, मैं जा रहा हूँ। आपने बहुत बड़ी गलती की है। आप खुद से चले जाओगे या छोड़कर आऊं? जा रहे हैं। वीर और मानव कॉलेज के गेट पर आकर खड़े हो गए। इतना क्या सोच रहे हो? अपनी इज्जत खराब करा कर आए हैं। अब इसके अलावा भी और कुछ सोच सकते हैं क्या? हाँ, लेकिन तुमको ही हीरो बनना था। अरे वहाँ मैं भी तो था, लेकिन मैंने तो लड़ाई नहीं की। अब रहने दो, जीवन में किसी की मदद नहीं करेंगे। चलो अब घर चलते हैं। वीर और मानव घर चले गए। वीर अपने घर दादू दादी, मम्मी पापा के साथ बैठकर खाना खा रहा था। तभी उसके पिता नारायण ने कहा, वीर, हमने तुम्हारी शादी के बारे में सोचा है, बहुत देर से सोचा है। वीर, तुमको तमीज नहीं है कि घर के बड़ों से कैसे बात करते हैं? लेकिन तुम सब कुछ भूल गए हो। माँ, मैं कितनी बार कह चुका हूँ कि मुझे अभी शादी नहीं करनी है, लेकिन किसी को समझ ही नहीं आता है। लेकिन तुम्हारे पिता ने किसी को अपनी जुबान दी है, अब पीछे नहीं हट सकते। माँ, मुझे कॉलेज जाना है। हाँ, मुझे सब पता है कि तुम कॉलेज जाकर कितना पढ़ते हो। कितना भी पढ़ लो, लेकिन तुमको मिर्जापुर का सरपंच ही बनना है, क्योंकि मिर्जापुर की गद्दी पर बैठना हमारा अधिकार है। लेकिन दादू, फालतू चीजें छोड़कर सिर्फ वर्चस्व पर ध्यान दो, क्योंकि यही काम आएगा। इसके अलावा कुछ भी काम नहीं आएगा। शादी भी किस फालतू लड़की से कर रहे हैं, सलोनी, जिसको मैं बिल्कुल भी पसंद नहीं करता हूँ। ऐसी ही वो है जो शादी के लिए मेरे पीछे पड़ी रहती है। मन में क्या सोच रहे हो? तुम्हारा मन पढ़ने की कला भी हमें आती है। वैसे दादू, मुझे ऐसा क्यों लगता है कि आपके पास जादुई शक्तियाँ हैं? नहीं, मेरे पास कोई जादुई शक्तियाँ नहीं है। अच्छा, लेकिन दादू सोचिए कि अगर हमारे पास जादुई शक्तियाँ होती तो हमें किसी से लड़ाई करने की जरूरत ही नहीं होती। जादू से सारा काम हो जाता। हमारे पास सिर्फ वर्चस्व है, जादुई शक्तियों पर फिर कभी बात करेंगे। वीर उठकर अपने कमरे में चला गया। जीनत अपनी छोटी बहन मोहिनी के साथ सोफे पर बैठी थी। उनके पापा महेश और माँ निमिता भी वहाँ आ गए। और बच्चों, कैसा चल रहा है सब? सब कुछ अच्छा है, सब बिंदास है। फिर तुम दोनों यहाँ अकेले और चुप क्यों बैठे हो? हम दोनों जादुई कहानियों की बात कर रहे थे। जादुई कहानियों की बात ही क्यों करनी है? एनिमे स्टोरीज पर जाकर मिर्जापुर ही देख लो, दोनों सीजन जादू से भरे हुए हैं। ठीक है पापा जी, हम देख लेंगे। लेकिन क्या जादुई दुनिया जैसी कोई चीज होती है? हाँ बेटा, लेकिन ये एक रहस्य है, इसे रहस्य ही रहने दो। नहीं पापा, मुझे वो रहस्य जानना है जिसे आप बचपन से मुझसे छुपाते आ रहे हैं। ये बात छोड़ो, ये बताओ, कॉलेज में कोई परेशानी तो नहीं है? नहीं पापा, मुझे कोई परेशानी नहीं है। फिर ठीक है। सभी अपने अपने कमरे में जाकर सो गए। अगले दिन वीर और मानव कॉलेज गए। भाई, आज क्लास में चलते हैं। अरे रहने दे, क्या करेंगे? भाई, तू होगा सन ऑफ सरपंच, लेकिन मैं नहीं हूँ, इसीलिए मुझे पढ़ने दो। कुछ ज्यादा फालतू नहीं बोल रहा है। मेरे भाई, क्लास में चलो। ठीक है, लेकिन हमारी क्लास कौन सी है ये कौन बताएगा, क्योंकि हम आज तक तो क्लास में गए ही नहीं। कोई नहीं, ढूंढते हैं। वीर और मानव अपनी क्लास ढूंढते हुए जीनत की क्लास में पहुंच गए। जीनत को देखकर दोनों बाहर आ गए। आज रहने देते हैं, शायद आज दिन ठीक नहीं है। नहीं भाई, सामने भाभी मिली थी। क्या कहा तुमने? फिर से कहो। क्लास में भाभी मिली थी। तुम सच कह रहे हो? हाँ भाई, सही है। अब मेरे दिमाग की बत्ती जल गई है। लेकिन नहीं, मुझे उसका नाम भी नहीं पता और वो अच्छी लड़की नहीं है। अरे भाई, सिर्फ गलतफहमी है, बाकी वो पूरे कॉलेज में सभी से अच्छी है। अब कहीं और निकलते हैं। मानव और वीर दोनों चले गए। क्लास के बाद जीनत कैंटीन में अपने दोस्त अशद का इंतजार कर रही थी। कुछ ही देर में वहाँ अशद भी पहुँच गया। हेलो,
मैं ज्यादा देरी से पहुंचा हूँ क्या? अरे नहीं। फिर इतनी उदास क्यों बैठी हो? क्या हुआ मुझे बताओ। मुझे कैंटीन में कुछ लड़कों ने परेशान किया था और आज क्लास में भी आ गए। मुझे डर लग रहा है। इतनी सी बात पर क्यों डरना है, मैं हूँ ना। वो बदमाश है, अजीब सा गुंडा है वो, और तुम कह रहे हो कि मैं उससे डरूं नहीं? मेरे होते हुए तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है। मैं तुम्हारे साथ रहूंगा और इस बार मिला तो फिर देखना कि मैं उसे कैसे सबक सिखाता हूँ। अरे रहने दो, बहुत खतरनाक है। शायद तुम भी मुझे नहीं जानती हो कि मैं खुद कितना खतरनाक हूँ। चलो अब चलते हैं। हाँ ठीक है, मैं तुम्हें घर तक छोड़ देता हूँ। जीनत और अशद दोनों अपनी कार से घर के लिए निकल गए। दोनों बातें करते हुए हंसते हुए जा रहे थे। जब मैं तुम्हारे साथ होती हूँ ना तो मुझे किसी भी बात का कोई डर नहीं रहता। हाँ, और कभी डरना भी नहीं, क्योंकि मेरे साथ तुम बिल्कुल सुरक्षित हो। मेरे होते हुए तुम्हें कोई कुछ नहीं बोल सकता है। तभी अशद और जीनत के बराबर में से एक कार निकली, काली कार, जिसमें वीर और मानव थे। जीनत ने उनको देख लिया। वीर ने जीनत को देखा तो वो बैक में गाड़ी चलाने लगा। ये कौन पागल है जो ऐसे गाड़ी चला रहा है? यही है वो। ओह, तब तो मुझे भी रुकना पड़ेगा। अशद ने भी अपनी गाड़ी के ब्रेक लगाए और दोनों बराबर बराबर आ गए। ओह, तो तू है वो गुंडा जो लड़कियों को छेड़ता है? शायद आपका दिमाग खराब हो गया है। गाड़ी से बाहर निकल, फिर तेरा दिमाग मैं ठीक करता हूँ। आपके लिए इतना सब कुछ हो गया, लेकिन मैं आपका नाम भी नहीं जानता हूँ। अपना नाम ही बता दीजिए। मेरे सामने भी फालतू बोल रहा है, मैं बताता हूँ तुझे। अशद कार से नीचे उतरा। उसने वीर की कार की खिड़की खोली। जैसे ही उसने वीर को हाथ लगाने की कोशिश की, वीर ने उसको पीटना शुरू कर दिया। जीनत उसको बचाने की गुहार लगाती रही, लेकिन उसने नहीं छोड़ा। वीर और मानव दोनों अशद को बेरहमी से मार रहे थे। तभी वहाँ एक और काले रंग की गाड़ी थार आकर रुकी, जिसमें काले कपड़े पहनकर मुंह पर मास्क लगाकर एक लड़की बैठी थी। किसी का भी ध्यान उस तरफ नहीं गया। जीनत ने वीर को एक जोरदार तमाचा मारा, जिसके बाद वीर हैरान हो गया और उसने अशद को छोड़ दिया। पिछले एपिसोड में आपने देखा कि वीर और मानव अशद को पीट रहे थे। तभी वहाँ एक काले रंग की थार आकर रुकी, जिसमें लड़की बैठी थी, और जीनत ने भी वीर को एक तमाचा लगा दिया, जिससे हैरान होकर वीर ने अशद को छोड़ दिया। अब आगे। तुमने मुझे थप्पड़ मारा? हाँ, क्योंकि तुम इसी लायक हो। मैंने जीनत की वजह से कुछ नहीं कहा है। ओह, फिर आप हीरोपंती किसकी वजह से कर रहे थे? थार से लड़की भी बाहर आई और वीर के सामने आकर खड़ी हो गई। सलोनी, तुम यहाँ? ये लड़की कौन है और ये तुमको थप्पड़ मार सके? इसको इतना हक किसने दिया? चलो घर चलते हैं, यहाँ बैठकर बातें करने का कोई फायदा नहीं है। इस लड़की को? नहीं, इसे कुछ मत कहना। अभी तक मुझे लगता था कि तुम अकेले गुंडे हो, लेकिन तुम्हारे साथ तो पूरा गैंग है। सलोनी ने जीनत को गोली मार दी, जिसके बाद जीनत जमीन पर गिर पड़ी। जीनत को हॉस्पिटल में एडमिट करा दिया गया और वीर ने जीनत के फोन से उसके घर फोन किया। फोन उसकी माँ नमिता ने उठाया। हाँ जीनत बेटा, कितनी देर में आ रही हो? मैं जीनत नहीं। आप कौन हो और मेरी बेटी कहाँ है? उसका फोन? आंटी जी, मुझे बोलने का मौका तो दीजिए। हाँ बोलो। आप हॉस्पिटल आ जाइए, मैंने एड्रेस आपको मैसेज कर दिया है। क्या हुआ जीनत को? कुछ तो बोलो। वीर ने बिना कुछ बोले ही फोन कट कर दिया। नमिता, मोहिनी और महेश हॉस्पिटल के लिए निकल गए। चल भाई, अब हम भी यहाँ से निकलते हैं। हाँ, लेकिन ये सलोनी कौन है और इसने गोली क्यों चलाई? अभी यहाँ से बाहर चलते हैं। नहीं, ये सब हमारी वजह से हुआ है, लेकिन सलोनी बाहर खड़े होकर इंतजार कर रही है। भाई मुझे रहने दे, मैं नहीं जाऊंगा। उससे तो मुझे पहले से ही डर लग रहा है। वीर और मानव हॉस्पिटल के बाहर आए। उन्होंने देखा कि सलोनी वहाँ इंतजार कर रही थी। ये क्या था? तुमने अभी क्या किया? मैं गुस्से में थोड़ा इधर उधर हो जाती हूँ। तुमने किसी को गोली मारी है, इसलिए ही मैं तुम्हारे घर बारात लेकर नहीं आना चाहता। कोई नहीं, मैं आ जाऊंगी। हद ही हो गई है, मैं घर जा रहा हूँ। चलो मानव, आज तुम मेरे घर ही सो जाना। वीर और मानव घर चले गए। वीर और मानव दोनों अपने दादू दादी के पास गए। वीर के दादू के पास गंदा सा मटका था, जिसके ऊपर मिट्टी लगी हुई थी। जैसे ही दादू ने वीर को देखा, वो मटका छुपाने लगे। दादू, आप इतना गंदा मटका लेकर क्यों बैठे हो? हाँ नहीं, ये वो अच्छा, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? दादू, अब आप मुझसे क्या छुपा रहे हो, ये भी बता दो। कुछ भी तो नहीं। नहीं, बताइए ना दादू, ये मटका लेकर क्यों घूम रहे हो? ये जादुई मटका है और हम ये मटका तुमको ही देंगे, लेकिन पहले तुमको सिद्ध करना होगा कि तुम इसके लायक हो। दादी, मैं आपके लिए छोटा बच्चा हूँ, लेकिन इतना भी छोटा नहीं हूँ कि आपकी जादुई कहानियों को सच मानने लग जाऊँ। चिल दादी, 21वीं सदी है, ये सब पुरानी कहानियाँ हैं। नहीं बेटा, मैं वीर से 21 वर्षों तक एक बात छुपाता आया हूँ। रहस्य को मैंने रहस्य ही रहने दिया। दादू, कैसा रहस्य? मिर्जापुर पर वर्चस्व जमाने से अलग भी तुम्हारे कुछ दायित्व हैं। दादू, मेरे कुछ समझ नहीं आ रहा है। मैं समझाता हूँ। बहुत समय पहले की बात है, जब मैं अपनी जंग जीत कर आ रहा था, तो चलते हुए मुझे साधु महाराज ने ये मटका दिया था और इसके राज को राज रखने के लिए ही बोला था। इस मटके में क्या है? मुझे साधु महाराज ने बोला था कि
रंजीत ने ल्यूसीफर से बहुत युद्ध किया और गुरुदेव ने उस मुकुट को कांच के बॉक्स से बाहर निकाल दिया। ल्यूसीफर की आत्मा उस मुकुट में ही थी। जैसे ही गुरुदेव ने मुकुट को हाथ में लिया, ल्यूसीफर की मौत हो गई। रंजीत का परिवार भी मक्खी रूप से बाहर आ गया। रंजीत भी होश में आ गया, जिसके बाद सभी गुरुदेव से विदा लेने लगे। तभी गुरुदेव ने रंजीत को एक मटका दिया। रणजीत, ये मटका तुम अपने पास रखो। इस मटके में क्या है गुरुदेव? तुम्हारी लड़ाई यहीं खत्म हो गई है और तुम अब साधारण इंसान बनने जा रहे हो। लेकिन तुम्हारी कहानी से जुड़े हुए ईश्वर ने कुछ लेख और भी लिखे हैं, उसके लिए तुम्हें इसकी बहुत जरूरत है। गुरुदेव ने रंजीत को मटके के पीछे का रहस्य भी बता दिया। रंजीत ने गुरुदेव को प्रणाम किया और सभी ने गुरुदेव से विदा ली। गुरुदेव अंतर ध्यान हो गए। इस मटके का राज ये है, लेकिन पूरा रहस्य धीरे धीरे तुम्हारे सामने खुल जाएगा। दादू, लेकिन आपकी क्या कहानी थी? और ये गुरुदेव, लूसीफर, ये सब कौन थे? एनिमे स्टोरीज पर मिर्जापुर के सीजन 1 और 2 देखो, मेरी ही कहानी है। और अब तुम भी फालतू लड़ाई झगड़े, प्रेम कहानी छोड़कर इस मटके पर ध्यान दो। इस मटके के अंदर ही तुम्हारा रहस्य छुपा है। दादू, मेरा दिमाग तो बिल्कुल घूम गया है। मैं अभी ये मटका लेकर अपने कमरे में जा रहा हूँ। लेकिन ध्यान रहे कि ये मटका किसी के हाथ ना लगे। सारी लड़ाई इस मटके की ही है। ठीक है दादू। वीर और मानव अपने कमरे में चले गए। वीर चुपचाप बेड पर बैठा था और उस मटके को देखने लगा। क्या भाई, दादू की बात को इतना सीरियस मत लो, उन्होंने ऐसे ही पागल बना दिया होगा। भाई दादू है मेरे। हाँ, मेरे कहने का मतलब है कि वो मजाक कर रहे होंगे। अब इस मटके को खोलकर देखते हैं कि इसमें क्या है। सब कुछ अभी पता चल जाएगा। हाँ, इसमें कुछ नहीं। इस मटके की हालत देखकर लग रहा है कि अंदर से छोटे छोटे कीड़े निकलेंगे इसमें। वीर ने मटके को खोला तो सुनहरा प्रकाश पूरे कमरे में फैल गया। वीर और मानव के होश उड़ गए। वीर और मानव ने एक दूसरे की तरफ देखा। ये प्रकाश, इसका मतलब दादू सही कह रहे थे, कुछ तो है। वीर ने फिर से मटके को हाथ में उठाया और देखा कि उसके अंदर एक अंगूठी और एक चाबी है। वीर ने दोनों चीजों को बाहर निकाला। अंगूठी और चाबी भी चमक रही थी। सच में ये जादू ही है। मुझे तो अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं हो रहा है कि क्या है और क्यों हो रहा है। ये चीजें ऐसे चमक रही हैं जैसे वर्षों से तुम्हारा ही इंतजार कर रही थी। सब ठीक है, लेकिन इनसे जादू कैसे होगा? ये तो मुझे आता ही नहीं है। वीर ने मटके के अंदर देखा, एक छोटा सा टेडी बियर था। वीर ने उसको भी बाहर निकाला। अब ये क्या है? इस टेडी से तो जीनत भी नहीं मानेगी। ये की रिंग है। मुझे इस मटके पर या जादू पर अभी भी पूरी तरह विश्वास नहीं है, इसीलिए मैं इसके अंदर से निकली हुई किसी भी चीज को नहीं फेंक सकता। ठीक है, अब सोते हैं। वीर ने सभी चीजों को वापस मटके में रख दिया और मटके को बंद करके सो गया। जीनत के माता पिता हॉस्पिटल में जीनत के साथ थे। वो जीनत के होश में आने का इंतजार कर रहे थे कि तभी डॉक्टर बाहर आया। जीनत को होश आ गया, बहुत खुशी की बात है। आप कुछ समय बाद जीनत से मिल सकते हैं, लेकिन अभी उससे ज्यादा बात नहीं करनी है। और उसे गोली किसने मारी ये भी नहीं पूछना है, क्योंकि इससे जीनत के दिमाग पर कुछ भी असर हो सकता है। नहीं नहीं डॉक्टर साहब, हम सिर्फ अपनी बेटी से मिलना चाहते हैं। ठीक है, कुछ समय बाद मिल लीजिएगा। डॉक्टर चला गया। जीनत का परिवार बाहर खड़े होकर इंतजार कर रहा था। पापा, दीदी को किसने मारा होगा? पता नहीं बेटा, हमारी जीनत बहुत अच्छी है, लेकिन फिर भी इसके दुश्मन हो गए। विश्वास ही नहीं होता है। पता नहीं ईश्वर ने इसके नसीब में क्या लिखा है। तभी वहाँ पर वीर और मानव भी आ गए। दोनों ने जीनत के परिवार को नमस्ते की। जी माफ कीजिए, लेकिन मैंने आपको पहचाना नहीं। जी अंकल, आप पहचानेंगे कैसे? मैं तो आपसे आज पहली बार मिला हूँ। हम दोनों जीनत की क्लास में पढ़ते हैं। जीनत के बारे में पता चला तो आ गए। अच्छा, जीनत को होश आ गया है। कोई नहीं, तुम दोनों भी साथ चलो। कहीं जीनत ने पहचान लिया तो? खुद तो मर ही रहा है, साथ में मेरी भी मौत बुला रहा है। वो मटका कहाँ है? मैं कार में ही छोड़ आया। तुझको बोला था ना कि साथ रखना है। अंकल, तब तक आप जीनत से मिलिए, हम अभी आते हैं। वीर और मानव बाहर आ गए। उन्होंने देखा कि सलोनी हाथ में मटका लेकर खड़ी है। पागल लड़की, तुम यहाँ आ गई और तुमने ये मटका क्यों निकाला? और तुम मानव, गाड़ी भी ठीक से लॉक नहीं करते हो। सलोनी, ये मटका मुझे दो। डैशबोर्ड पर इतना गंदा सा दिखने वाला मटका रखा था तो मुझे जिज्ञासा हुई कि कुछ तो है इसमें, इसलिए मैंने निकाल लिया। लेकिन जब तक जिज्ञासा खत्म नहीं हो जाती मैं इसे वापस नहीं करूंगी। नहीं। लेकिन सलोनी ने वीर की कोई बात नहीं मानी और उस मटके को खोल दिया। कीरिंग के जैसे दिखने वाली टेडी बियर मटके से बाहर आया और मैगी का रूप धारण कर लिया और जोर से हंसने लगा। ये देखकर तीनों के होश उड़ गए। पिछले एपिसोड में आपने देखा कि वीर ने जादुई मटके को अपनी कार में रखा हुआ था, जिसे सलोनी ने बाहर निकाल लिया। वीर के मना करने पर भी सलोनी ने मटके को खोल दिया और जिसमें से हंसते हुए मैगी बाहर आया। छोटे से बोनी को देखकर तीनों के होश उड़ गए। अब आगे। अब तुम कौन हो? खोदा पहाड़ निकली चुईया तो सुना था, लेकिन अभी चूहे से पहाड़ कैसे निकल गया? तुमसे तो अभी भी 3 फीट छोटा हूँ।
मेरा नाम मैगी है और मैं बोना हूँ। आप मुझे पहाड़ कैसे कह सकती हैं? हाँ मान लिया, लेकिन जैसे तू इस मटके से बाहर आया है, मेरे भाई वापस अंदर चला जा, मुझे तुझसे डर लग रहा है। ओह, मैं इस मटके के अंदर अब वापस नहीं जा पाऊंगा। लेकिन क्यों? अरे मुझे नहीं आता है जाना। तुम लोगों की वजह से बाहर निकला है और अब तुम ही हंस रहे हो। मैं जा रहा हूँ। रुको, मैं भी साथ चलता हूँ। मानव मैगी के डर से कहीं नहीं गया। उसने वीर का हाथ पकड़ लिया। वीर और सलोनी तेज तेज हंसने लगे। भाई 1 मिनट के लिए गंभीर होकर इस भूत की बात सुनकर इसका कोई समाधान निकालो। आप किसी को कुछ भी कहिए, लेकिन मैं मैगी हूँ, इसके अलावा आप मुझे कुछ भी नहीं कह सकते, समझे? ठीक है मैगी, लेकिन तुम इस मटके के अंदर कैसे आ गए और इसके अंदर क्या कर रहे थे? बहुत लंबी कहानी है आका। पहले इस डरपोक को यहाँ से भगाइए। ये आपके साथ बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है। एक तरफ आप निडर और दूसरी तरफ ये मुझसे डरने वाला डरपोक। मुझे डरपोक मत कहना, मैं तेरा सिर फोड़ दूंगा। हाँ सही कह रहा हूँ। मानव ने मैगी को ये बात वीर के पीछे छुपकर बोली थी, इसलिए वीर और सलोनी फिर से हंसने लगे। इस बार मानव की यह हरकत देखकर मैगी भी हंसने लगा। मैगी मानव को छोड़ो, अब तुम मुझे अपने बारे में और इस मटके के बारे में बताओ। ठीक है, यहाँ से कहीं दूर चलते हैं। मैं शुभ काम में कोई देरी नहीं करता हूँ। हाँ ठीक है, फिर चलते हैं। वीर, मानव और सलोनी मैगी के साथ चले गए। जीनत हॉस्पिटल के बेड पर पड़ी हुई थी। तभी जीनत बहुत तेज चीखी। डॉक्टर और जीनत का परिवार दौड़कर उसके पास पहुँचे। जीनत, क्या हुआ? मैंने एक ख्वाब देखा था। ओह, ख्वाब था? कोई नहीं, ख्वाब ऐसे ही दिख जाते हैं। ये ख्वाब ऐसे ही नहीं हो सकता। डॉक्टर इतना कहकर वहाँ से चला गया। तुमने ख्वाब में क्या देखा? मुझे ज्यादा कुछ याद नहीं है, लेकिन मैंने देखा कि कोई मुझे मारने आ रहा है। कौन मारने आ रहा था? मैं उसका चेहरा ठीक से नहीं देख पाई, लेकिन मैंने देखा कि कोई मुझे मारने आ रहा था। महेश और निमिता ने एक दूसरे की तरफ देखा और दोनों बहुत चिंतित हो गए। ओह जीनत, तुम इतनी बड़ी हो गई हो फिर भी बच्चे की तरह डरती हो। बुरा सपना है, भूल जाओ। महेश और निमिता ने जीनत को समझाया और बाहर आ गए। महेश बहुत परेशान घूम रहा था। आप इतना परेशान क्यों हो रहे हैं? ये बात दुखी होने वाली है। तुमको याद नहीं है कि इस ख्वाब का क्या अर्थ है? अभी उसे एक बार ही स्वप्न आया है। शायद आपको भ्रम हुआ है, ऐसा कुछ नहीं है। मैं तो ईश्वर से यही प्रार्थना करूंगा कि ये ख्वाब एक ख्वाब ही हो। महेश और निमिता दोनों बातें करने लगे। वीर, सलोनी और मानव तीनों एक पेड़ के नीचे सोए हुए थे। मैगी भी उनके पास बैठा था। इतनी सुबह हो गई है, लेकिन कोई भी अभी तक जगा नहीं है। कोई भी मेरी बात नहीं मानता। तुम्हारी बात मानकर इस जंगल में पड़े हैं। ओह, आप जागे हुए हो। मैं मजाक कर रहा था। हाँ, लेकिन अब क्या करना है? भूख भी लग रही है। मैं हूँ जंगल का राजा, मैं आपके लिए भोजन का प्रबंध कर दूंगा। भाई रहने दो, खुद को जंगल का राजा कह रहे हो। अगर शेर ने सुन लिया ना तो तुम्हारी सच में मैगी बना देगा, और हाँ, उसको 2 मिनट से भी कम समय लगेगा। ओह, वीर और सलोनी के कानों में भी ये आवाज गई। दोनों हंसते हंसते उठे। मानव और मैगी, तुम दोनों आपस में लड़ते ही रहते हो। मैगी, तुम जो भी सच बताना चाहते हो जल्दी बताओ, वरना हम जा रहे हैं। मैं कहीं नहीं जा रहा हूँ। वीर, तुम भी एक बोने के लिए पागल हो रहे हो? ये कोई जादूगर है, तुम्हारा पागल बना रहा है। नहीं, ठीक है, तुम खुद फंसोगे और जादूगर से हम भी तुम्हें नहीं बचा पाएंगे। मैं कोई जादूगर नहीं हूँ। अगर मैं जादूगर होता तो खुद मटके से बाहर आ गया होता, लेकिन मैं ऐसा नहीं कर पाया। तभी आसमान में बिजली चमकने लगी और बहुत तेज तूफान आया। मानव और सलोनी डर गए। तेज हवा और धूल की वजह से उन्हें कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। मुझे बचाओ, इस तूफान में मैं उड़ जाऊंगा। मैं खुद को नहीं बचा पा रहा हूँ, फिर तुमको कैसे बचाऊं? मैं छोटा हूँ, मैं उड़ जाऊंगा। कुछ देर में तूफान थम गया। तब मैगी ने चैन की सांस ली। ओह, धन्यवाद भगवान जी, आज आपने मुझे बचा लिया। अब इस तूफान के बाद कुछ और भी दिखाना है क्या? मुझे लगता है अब हम सभी को घर चलना चाहिए। नहीं, रुको। अब हमें तुम्हारी कोई बात नहीं सुननी है। रुको, जब हम यहाँ तक आए हैं तो हम यहाँ से कहीं नहीं जाएंगे। ठीक है, तुम यहीं रुको, मैं जा रही हूँ। रुको, मैं भी तुम्हारे साथ चल रहा हूँ। ऐसे कैसे दोस्त हो तुम मुझे छोड़कर भाग रहे हो। भाई तुमसे भी बोल रहे हैं कि तुम यहाँ से चलो। दोस्त बदल सकते हैं, लेकिन मेरा फैसला नहीं। मानव और वीर वहाँ से चले गए। आपने मुझ पर विश्वास किया है। आज से मैं आपकी सेवा में हाजिर रहूंगा, इसलिए अब से मैं आपको आका कहूँगा। अब तुम ज्यादा पहेलियां मत बुझा और सच क्या है मुझे वो बता। उसके अलावा मुझे कुछ भी नहीं जानना है। अच्छा ठीक है, वहाँ सामने एक नदी है, वहाँ चलकर बैठते हैं। ठीक है मैगी जी, आप जैसा कहें। मैगी और वीर दोनों नदी के किनारे जाकर बैठ गए। अब मैं आपको सारा रहस्य बताऊंगा। आज से वर्षों पहले मिर्जापुर में राजा कृष्णदेव का राज था। राजा कृष्णदेव बहुत दयालु राजा थे। राजा कृष्णदेव के राज में मिर्जापुर बहुत ही खुशहाल और समृद्ध था। सभी लोग खुशी खुशी रहते थे। अच्छा,
लेकिन तुम अभी इतने से हो और इतने वर्षों पहले की कहानी कैसे जानते हो? आका, अपने मटके से मैं अब बाहर निकला हूँ, लेकिन मैं बहुत वर्षों से हूँ। आपको कहा था ना कि एनिमी स्टोरीज पर मिर्जापुर के सीजन 1 और 2 देख लीजिए, आपको सब पता चल जाएगा। हाँ, मैं जरूर देखूंगा। पहले तुम अपनी कहानी पूरी करो। राजा कृष्णदेव भी नहीं जानते थे कि उनके खुशहाल राज्य मिर्जापुर को किसी की नजर लग जाएगी। फिर एक दिन राजा कृष्णदेव अपने बगीचे में टहल रहे थे। तभी उनके वजीर चतुर ने आकर उन्हें सूचना दी। महाराज, महाराज, आज बार बार महाराज बोल रहे हो, क्या हुआ? सब ठीक है? महाराज, वो एक बुरी खबर है। क्या हुआ? महाराज, हम पर पड़ोसी राज्य ने हमला कर दिया है। हाँ, कोई बात नहीं, योद्धा ऐसी छोटी छोटी बातों से घबराते नहीं है। महाराज, घबराने वाली बात है, तुम्हारा दिमाग खराब है। महाराज, पड़ोसी राज्य ने हम पर अपनी जादुई शक्तियों के साथ हमला किया है, इसीलिए हम उनसे लड़ सकते हैं, लेकिन उनकी जादुई शक्तियों से नहीं लड़ पाएंगे। जादुई शक्तियाँ? क्या ये संभव है? हाँ महाराज, ये संभव है। फिर अब क्या करें? महाराज, मुझे लगता है कि उनसे लड़ना मुमकिन ही नहीं, नामुमकिन है। लेकिन महाराज, इनसे हम जादुई शक्तियों के सहारे ही लड़ सकते हैं। लेकिन हमारे पास तो कोई जादुई शक्तियाँ ही नहीं है। मैं एक रास्ता जानता हूँ, लेकिन दुश्मन सेना ने हमला कर दिया है। हमारे पास अब समय नहीं है। मुझे तुम पर पूर्ण विश्वास है। तुमको जो भी ठीक लगे, तुम अपने हिसाब से स्थिति से सभी को बाहर निकालो। ठीक है महाराज, अब मैं जा रहा हूँ। और हाँ चतुर, योद्धा कभी नहीं घबराते, कभी भी नहीं। एक कदम पीछे रखकर दूसरा कदम आगे रख सकते हैं, लेकिन युद्ध करते हैं। चतुर हल्का सा मुस्कुराया और फिर युद्ध के मैदान की तरफ चला गया। उसने युद्ध के मैदान में जाकर देखा कि चारों तरफ हाहाकार मची हुई है। राजा कृष्णदेव के सैनिक हवा में इधर से उधर उड़ रहे थे। दुश्मन राजा जयचंद हाथी पर बैठकर जोर जोर से हंस रहा था। कुछ देर तक युद्ध लगातार चलता रहा, जिसका परिणाम यह निकला कि चतुर की चतुराई भी काम नहीं आ पाई और मिर्जापुर पर दुष्ट राजा जयचंद का राज हो गया। राजा कृष्णदेव की सेना को हार मिली। अच्छा, फिर मिर्जापुर का क्या हुआ? मिर्जापुर की हालत बहुत बुरी हो गई। राजा जयचंद ने मिर्जापुर को लूटना शुरू कर दिया। जितना वो सबको परेशान कर सकता था उसने किया। मिर्जापुर के लोगों को बंधुआ मजदूर बना दिया। अच्छा, फिर उसके बाद? उसके बाद कोई न कोई मिर्जापुर को लूटता ही रहा, जिसके बाद मिर्जापुर कभी समृद्ध नहीं बन पाया। ये बात सुनकर बहुत दुख हुआ, लेकिन इस कहानी से मेरा क्या संबंध है और आपका क्या संबंध है? संबंध है संबंध। लेकिन क्या? ये तुम्हारा पुनर्जन्म है। क्या? ये क्या कह रहे हो तुम? ऐसा नहीं हो सकता है। मैं सिद्ध कर सकता हूँ। कहानी जारी रहेगी। आखिर क्या है वीर का सच? क्या वीर का पुनर्जन्म सच में हुआ है? और जीनत के ख्वाब का सच क्या है? क्या अशद सलोनी से बदला लेगा? पिछले एपिसोड में आपने देखा कि मैगी वीर को जंगल में ले जाता है, जहां से सलोनी और मानव वीर को जंगल में छोड़कर भाग आते हैं। मैगी वीर को रहस्य बताता है। वीर को जब अपने पुनर्जन्म के बारे में पता चलता है, उसके होश उड़ गए। अब आगे? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। आका, ये तुम्हारा पुनर्जन्म है, इसलिए हर घटना तुमसे जुड़ी हुई है। अगर ये मेरा पुनर्जन्म है, तो फिर मिर्जापुर अब पहले जैसा क्यों नहीं है? मिर्जापुर में अभी चेहरे बदले हैं। आज भी लड़ाई वर्चस्व की है। जब तक मैंने सच को नहीं जाना था, मैं बहुत खुश था तब तक, लेकिन तुमसे मिलने के बाद बहुत उलझन में पड़ गया हूँ। अच्छा, मैंने तुम्हें उलझन में डाला है। ठीक है, मैं तुमको जंगल से बाहर छोड़ाता हूँ। मैंने तुमको जो भी बताया है तुम सब भूल जाओ, उलझन से निकल जाओगे। मैं अब तुमको कुछ नहीं बताऊंगा। मैगी गुस्सा होकर दूर जाकर खड़ा हो गया। वीर मुस्कुराया। मैगी जी, मैं ये सारी बातें सुनकर बहुत उलझ गया था, इसलिए तुमसे बोल दिया। अब गुस्सा छोड़ दो और मुझे मिर्जापुर के बारे में बता दो। नहीं, मैं अब कुछ नहीं बताऊंगा। अच्छा जी, अब तुम भी मुझसे गुस्सा रहोगे। वीर हंसने लगा। वीर की हंसी देखकर मैगी भी खुद को हंसने से रोक नहीं पाया और फिर दोनों तेज तेज हंसने लगी। दूसरी तरफ मिर्जापुर में जीनत का इलाज अभी चल रहा था। अशद जीनत से मिलने हॉस्पिटल आया। जीनत, अब कैसी हो? जब मुझे गोली लगी थी तब तुम छोड़कर भाग गए थे और उस दिन से हॉस्पिटल भी अब आए हो। मेरा वहाँ से भागना ठीक था। ओह, कैसे? क्योंकि अगर मैं वहाँ से नहीं भागता तो वो लोग मुझे भी गोली मार देते। ओह, अब मैं जिंदा बच गया हूँ। अब मैं तुम्हारे लिए लड़ूंगा। नहीं, अपने लिए अब मैं खुद लड़ूंगी। तुम हॉस्पिटल के बेड पर पड़ी हो। मैं बहुत जल्द इस बेड से उठूंगी और लड़ूंगी भी। डर डर कर रहने वाली अब गुंडों से लड़ेगी। मुझे अब किसी का कोई डर नहीं है। तुम भी जा सकते हो। मैं क्यों जाऊंगा? मैं भी तुम्हारे साथ हूँ। चलो, कुछ तो अच्छा सोचा। अशद चला गया। वीर का सारा परिवार दुख में बैठा था। तभी दादू बाहर से आए। क्या हुआ? इतने शांत क्यों हो सभी? वीर कई दिनों से घर नहीं आया है। उससे फोन से भी बात नहीं हो पाई है। मुझे लगता है कि वीर अपनी मंजिल के लिए निकल गया है, लेकिन उसने मुझे भी नहीं बताया। मैंने ही उसे मटका दिया। मुझे तो बताकर जा सकता था।
क्या हुआ? आप इतने सोच में क्यों पड़ गए? कुछ नहीं, आप चिंता मत कीजिए, मैं वीर को जल्दी ढूंढ लाऊंगा। नहीं, वीर दोस्तों के साथ गया होगा, वो खुद वापस आ जाएगा। नहीं, आप तो जानते ही हो कि हमारे कितने दुश्मन हैं, इसलिए किसी पर भी विश्वास नहीं कर सकते हैं। दोस्तों के साथ बता कर जाता था, लेकिन इस बार किसी से कुछ बोल कर ही नहीं गया है। ये लड़का बहुत लापरवाह हो गया है। मैं इसको मिर्जापुर की गद्दी सौंपना चाहता हूँ, लेकिन वीर को कोई फिक्र ही नहीं है। इतने छोटे छोटे लक्ष्यों के लिए वीर का जन्म नहीं हुआ है। इन लोगों को कैसे समझाऊं कि भगवान ने उसे कुछ बड़ा और अच्छा करने के लिए भेजा है। क्या हुआ? आप वीर के बारे में कुछ जानते हैं? इस बात से क्या अर्थ है तुम्हारा? अगर वीर ने मुझे कुछ बताया होता तो मैं तुमको जरूर बताता। माफ कीजिए, मुझे आपकी मुस्कान से ऐसा लगा। कोई नहीं, वीर आ जाएगा। हाँ, वीर अपने नाम के जैसे बहुत बहादुर है, उसकी चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। सभी अपने अपने कमरे में चले गए। वीर की दादी और दादू मटके का सच जानते थे। वीर ने दादू के कमरे में आकर अपने जादुई शीशे में वीर को देखा और देखकर हंसने लगे। सब बेवजह परेशान हो रहे हैं। वीर जंगल में मैगी के साथ है। वीर को मैगी मिल गया? जिस जगह वीर अभी है वहाँ मैगी के बिना जाना संभव ही नहीं था। ईश्वर वीर को उसके लक्ष्य में कामयाब करे। हम चाहकर भी वीर की कोई मदद नहीं कर सकते हैं, सिर्फ ईश्वर से प्रार्थना कर सकते हैं। वीर के दादू दादी बातें करने लगे। सलोनी और मानव अपनी कार से सड़क पर जा रहे थे। तभी रास्ते में उनको अशद ने अपने दोस्तों के साथ घेर लिया। सलोनी ने अपनी थार रोकी और चारों तरफ देखा। अशद खड़ा होकर मुस्कुरा रहा था। अब क्या करें? अब लड़ाई के अलावा कर भी क्या सकते हैं? लेकिन ये इतने ज्यादा लोग हैं और अब हमारे साथ वीर भी नहीं है। वीर की वजह से ही मैं बड़े बड़े पंगे लेता था। अब क्या करूं? वीर को तो हम मुसीबत में छोड़कर आ गए और अब तक उससे पूछा भी नहीं कि वो कहाँ है। अब पछतावा करने का वक्त नहीं है। तभी अशद अपनी बंदूक के साथ सलोनी के पास आया और उसे बाहर निकालने का इशारा किया। सलोनी और मानव ने एक दूसरे की तरफ देखा और दोनों ने अपनी पिस्टल उठाई और गाड़ी से बाहर आए। सलोनी ने एक हाथ से अशद का गला पकड़ा और उसे अपनी गाड़ी के बोनट पर गिरा दिया और उस पर अपनी पिस्टल तान दी। दूसरे लोग उसे बचाने आए, लेकिन मानव भी बंदूक लेकर तैयार खड़ा था। ए पागल लड़की, पागल हो क्या तुम? मुझे छोड़ो, मुझे गोली मत मारना, नहीं तो मैं मर जाऊंगा। अपनी मौत से मुकाबला करने आया था, लेकिन अब आंखें भी नहीं मिला पा रहा। मैं वापस जा रहा हूँ, मुझे माफ कर दो। कोई भी गोली मत चलाना, सभी गाड़ी में बैठो। अशद के सारे दोस्त गाड़ी में जाकर बैठ गए। आज आखिरी बार छोड़ रही हूँ, अगली बार उलझा तो तुझे दुनिया छोड़नी पड़ेगी। सलोनी ने अशद को छोड़ दिया। अशद जान बचाकर भागा। वो अपने दोस्तों के साथ वहाँ से भाग गया। मानव और सलोनी भी वापस गाड़ी में बैठ गए। अरे वाह, वो लोग इतने सारे थे, फिर भी जान बचाकर भागे हैं। ताकत के साथ साथ दिमाग का होना भी जरूरी है। शरीर ताकत और झुंड हाथी के पास भी होता है, लेकिन जंगल का राजा शेर होता है। कुछ समझ आया? हाँ, थोड़ा थोड़ा। कोई नहीं, साथ रहोगे तो तुम भी जान जाओगे। बिल्कुल। वीर के पास चले? लेकिन मैं तो वो जगह भी भूल गया हूँ, अब उसे कैसे ढूंढेंगे? मुझे रास्ता याद है। हमें वीर को मुसीबत में अकेले छोड़कर नहीं आना चाहिए था। हाँ, लेकिन इस बार वीर को कभी नहीं छोड़ेंगे। दोनों साथ साथ वीर को ढूंढने निकल गए। सलोनी और मानव जंगल में पहुँचे। शाम भी बहुत हो चुकी थी। जंगल तक का रास्ता मुझे याद था, लेकिन जंगल में अब कहाँ से जाना है इसके बारे में नहीं पता है। हाँ, मुझे तो यहाँ के सारे रास्ते ही एक जैसे लग रहे हैं। ये जंगल है, यहाँ साइन बोर्ड नहीं होते। हमने वीर को एक नदी के पास छोड़ा था, लेकिन अब यहाँ से नदी कितनी दूर है और कहाँ है ये कैसे पता लगाएं? जिस तरफ से ठंडी हवाएं आ रही होंगी उस तरफ नदी है। तुम हमेशा फंसवाते हो। नहीं, इस बार रास्ता ठीक बताया है। तुम ठंडी हवाओं को फॉलो करो, हम पहुँच जाएंगे। सलोनी ने मानव की बात मान ली और उसी दिशा में चलने लगी। जंगल में आगे चलकर पेड़ ही पेड़ आ रहे थे। जैसे तैसे सलोनी गाड़ी आगे से निकाल रही थी। मुझे नहीं लगता कि गाड़ी ज्यादा दूर तक जा पाएगी। हाँ, शायद हम गलत रास्ते पर आ गए हैं। मैगी ने उस दिन सही रास्ते से पहुंचाया था। मुझे वीर की चिंता है। न जाने मैगी ने वीर के साथ क्या क्या किया होगा। नहीं, वीर बहुत बहादुर है, उसे कोई परेशानी नहीं हो सकती। मैगी जादूगर है, इसलिए दिल घबरा रहा है। तभी सलोनी की कार पेड़ों के बीच में फंस गई। वो आगे नहीं जा पा रही थी। सलोनी ने पीछे मुड़ने की कोशिश की, लेकिन पीछे बहुत सारे भेड़िए खड़े थे। सलोनी और मानव डर गए। आगे जाने का कोई रास्ता नहीं है, लेकिन पीछे इतने सारे भेड़िए हैं। अब क्या करें? आज बहुत बुरी तरह से फंसे हैं। आदमी रूपी भेड़िया से तो बचकर आ गए, लेकिन अब इनसे तो भगवान ही बचा सकता है। ये सब देखकर तो अब वीर की याद आ रही है और बहुत पछतावा हो रहा है कि यहाँ जानवरों के बीच में वीर को छोड़कर नहीं जाना चाहिए था। सलोनी, अब तुम ज्यादा सोचो मत। वीर जहाँ भी होगा ठीक होगा।
मुझे चिंता यह है कि वीर अभी इस दुनिया में होगा भी। इतना कहकर सलोनी की आंखों में आंसू आ जाते हैं। मानव ने गाड़ी से बाहर हवा में गोली चलाई, लेकिन भेड़िया भागे नहीं, बल्कि गाड़ी के चारों तरफ खड़े हो गए और अपनी आवाजें निकालने लगे। भेड़िया गाड़ी के बोनट पर बैठ गया और गाड़ी के शीशे को तोड़ने की कोशिश करने लगा, लेकिन सलोनी और मानव दोनों कांपने लगे। भेड़िया हटने का नाम ही नहीं ले रहा था। सलोनी ने हिम्मत करके अपनी पिस्टल बाहर निकाली और गोली चलाने की कोशिश की, लेकिन पास खड़े भेड़िए ने सलोनी का हाथ पकड़ लिया। सलोनी और मानव के होश उड़ गए। सलोनी बहुत जोर से चीखी। पिछले एपिसोड में आपने देखा कि सलोनी और मानव वीर को ढूंढने के लिए जंगल में गए थे, लेकिन तभी उनको भेड़ियों के समूह ने घेर लिया। अब सलोनी ने गाड़ी से बाहर हाथ निकालकर बंदूक चलाने की कोशिश की तो भेड़िए ने उसका हाथ पकड़ लिया। अब आगे। बचाओ, बचाओ, मेरा हाथ छोड़ो। हाथ अंदर खींचो। ये हाथ नहीं छोड़ रहा है। तुम कोशिश तो करो। भेड़िए ने सलोनी को बाहर खींचने की कोशिश की, लेकिन तभी पेड़ों से छलांग लगाते हुए वीर आया और भेड़िए को एक लात मारी। भेड़िए ने गुस्से से वीर की तरफ देखा। बाकी सभी भेड़िए भी वीर की तरफ आगे बढ़े। वीर लड़ने के लिए तैयार अकेले खड़ा था। वीर को देखकर मानव और सलोनी ने चैन की सांस ली। एक भेड़िए ने वीर पर हमला किया, लेकिन वीर ने खुद को भेड़िए से बचाया। मैगी ने वीर को एक भाला लाकर दिया और फिर वीर ने अपने भाले से भेड़िए पर हमला किया। भाला भेड़िए की गर्दन में जाकर लगा। वीर ने भेड़िए की गर्दन से भाले को बाहर निकाला और फिर दूसरे भेड़िए पर हमला किया। सभी भेड़िए वहां से भाग गए। सलोनी और मानव भी कार से बाहर निकल कर आए। वीर चुपचाप खड़ा रहा। सलोनी और मानव ने वीर को गले लगा लिया। मुझे माफ कर दो वीर, मैं तुम्हें छोड़कर चली गई थी। मुझे तुम्हें छोड़कर नहीं जाना चाहिए था। भाई मुझे माफ कर दो, हमारी वजह से तुम इतनी मुसीबत में पड़ गए हो। अरे मैं तुम दोनों की वजह से मुसीबत में नहीं पड़ा हूँ, बल्कि मैं खुद यहाँ आया हूँ। लेकिन हम अब रहने दो। हाँ ठीक है, अब जल्दी यहाँ से निकलते हैं। नहीं, मैं यहाँ से अपने लक्ष्य को प्राप्त करके ही वापस लौटूंगा। मैं उससे पहले नहीं जा सकता। वीर, यहाँ कितना खतरा है, तुमने अभी देखा ना, लेकिन तुमको कोई बात नहीं माननी है। हाँ भाई, घर वापस चल लेते हैं। अब तुम मना मत करो। तुम कैसे दोस्त हो? मेरा साथ नहीं दे रहे हो, बल्कि मेरा हौसला तोड़ रहे हो। वीर, मैं तेरा दोस्त नहीं बल्कि भाई हूँ, इसलिए मैं नहीं चाहता कि तुम किसी मुसीबत में पड़ो। मैं तुम दोनों को कैसे समझाऊं कि मैं अब साधारण लड़का नहीं हूँ, मेरा पुनः जन्म हुआ है। क्या? जंगल में रहते हुए शायद तेरा दिमाग अब खराब हो गया है। हाँ, शायद तुमको पता नहीं कि तुम कैसी कैसी बातें कर रही हो। मैं पूरे होश में हूँ। अब तुम दोनों वापस जा सकते हो। मैं अपनी मंजिल की ओर निकल रहा हूँ। वीर, इस जंगल से अकेले वापस जाना संभव नहीं है। तभी मैगी आया और आकर हंसने लगा। जब तुम दोनों इस जंगल से वापस नहीं जा सकते हो, तो फिर हमारे साथ चलो। अरे मैगी जी, आप साथ हो? आप वीर को यहाँ लेकर आए। आप वीर को समझाइए ना। ओहो, ये मेरे आका हैं। मैं आका को हुक्म कैसे दे सकता हूँ? हे भगवान, तुम दोनों ही ऐसे हो, कुछ नहीं समझते हो। ठीक है, तुम दोनों मेरे साथ सुबह तक रुक जाओ। सुबह को मैं तुम्हें जंगल से बाहर निकाल आऊंगा, ठीक है? आका, इन दोनों को भी अपने घर लेकर चलना है क्या? हाँ ठीक है, सभी घर चलते हैं। हे भाई, घर जाने के लिए मान गया। ओह, अभी खुद पर कंट्रोल कर। मैं मिर्जापुर जाने के लिए नहीं माना हूँ, बल्कि मैं अपने घर जाने के लिए बोल रहा हूँ। और हमारा घर जंगल के बीच में है। वीर और मैगी के साथ मानव और सलोनी चलने लगे। मिर्जापुर का जंगल रात में बहुत डरावना था। वहाँ से बहुत अजीब और डरावनी आवाजें आने लगी। चील, चमगादड़ के साथ और भी अन्य डरावने पक्षी वीर और मैगी के सिर पर मंडरा रहे थे, लेकिन मानव और सलोनी डर गए। दोनों ने वीर और मैगी के हाथ पकड़ लिए और चलने लगे। क्या हुआ? तुम कुछ डरे हुए लग रहे हो। हाँ यार, जीवन में कभी इतने खतरे नहीं उठाए हैं, लेकिन तुमने मुझे खतरों के बीच छोड़ दिया है। आका ने तुम दोनों को अभी भेड़ियों से बचाया है, उसके बाद भी तुम बोल रहे हो कि डर लग रहा है। अजीब प्राणी हो यार। हाँ, तुम्हारे पास जादुई शक्तियां हैं, तुम इसलिए नहीं डर रहे हो, लेकिन मैं साधारण लड़का हूँ। तुम आसपास के खतरे पर ध्यान मत दो, चुपचाप सीधे सीधे चलते रहो। तीनों चल रहे थे, तभी वीर के कानों में एक आवाज आई। वीर आने वाले खतरे को पहचान गया और सभी के साथ जल्दी से एक पेड़ के नीचे जाकर छिप गया। क्या हुआ? हम यहाँ पेड़ के नीचे क्यों रुके हैं? यही घर है क्या? नहीं, ये घर नहीं है। यहाँ कोई खतरा आने वाला है, इसलिए हम यहाँ छिपे हैं। खतरा? यहाँ भाई, अब ये खतरे से बचकर आए हैं
और तुम दूसरे खतरे की बात कर रहे हो। मुझे डर लग रहा है। अब खतरों के खिलाड़ी बनेंगे दोस्त, क्योंकि यहाँ डर कर या छिपकर रहना संभव नहीं है। हाँ, कभी कभी खुद की किस्मत पर पछताता हूँ। नहीं मानव, हमने यहाँ दोबारा आने का फैसला खुद से किया है, इसलिए अब जो भी फैसला किया है उसको सही बनाओ। इसमें अब किसी की गलती नहीं है। वो बात नहीं है यार, मुझे मेरी जान का खतरा है। हम वीर को लेने आए थे, लेकिन वीर ने वापस जाने के लिए भी मना कर दिया है। अब क्या कर सकते हैं? अब सामने आने वाली परेशानी से लड़ना है। अगर जीवित रहे तो बाकी बातें बाद में सोची जाएंगी। हाँ यार, अब जब यहाँ आ गए हैं तो अब ज्यादा कुछ नहीं सोचेंगे, बल्कि मौत का सामना करेंगे, आंखों में आंखें डालकर। हाँ भाई। हमने कॉलेज टाइम में कभी सोचा भी नहीं था कि एक दिन हम घर से इस तरह निकल जाएंगे और जंगल में खतरों के खिलाड़ी बनेंगे। मिर्जापुर की बदमाशी से मन नहीं भरा तो तुम यहाँ आ गए। शेरों से बदमाशी करने के लिए आए हो। सिर्फ शेर नहीं, भेड़िया, चील और भी न जाने क्या क्या है। सभी पेड़ के नीचे छिपकर बात कर रहे थे और हंस रहे थे। तभी उनके कानों में एक शोर आया। सभी की नजरें आसमान की तरफ गई। सभी ने देखा कि पूरा आसमान काला हो गया है, क्योंकि आसमान में बहुत सारे चमगादड़ आ गए हैं और वो आकाश में पेड़ के आसपास ही उड़ रहे हैं। चमगादड़ का इतना बड़ा समूह देखकर सभी हैरान हो गए। काका, ये क्या है? इतने सारे चमगादड़, हम इनसे कैसे बच सकते हैं? हाँ वीर, ऐसा लग रहा है कुछ समय में ये धरती पर आ जाएंगे। हाँ, इतने सारे चमगादड़ों की हरकतें देखकर तो ऐसा ही लग रहा है कि ये नीचे आएंगे। मैं इनसे बचने का रास्ता ही सोच रहा हूँ कि इनसे कैसे बचा जा सकता है। आका, जल्दी कुछ सोचिए, वरना ये नीचे आ जाएंगे। वीर चमगादड़ से बचने का कोई रास्ता सोच रहा था। वीर को कोई उपाय सूझता कि उससे पहले ही चमगादड़ नीचे आने लगे। तुम घबराओ मत, मैं कोई ना कोई उपाय निकाल लूंगा। वीर ने सभी को हिम्मत दी, लेकिन खुद चिंता में पड़ गया कि अब उसे क्या करना है। वीर को कोई तरीका नहीं सूझ रहा था, और जिसका परिणाम यह निकला कि चमगादड़ के समूह ने हमला कर दिया। वीर, मानव, मैगी और सलोनी खुद को बचाने की बहुत कोशिश कर रहे थे, लेकिन चमगादड़ इनके शरीर पर चिपकने लगी, बालों में भी चिपक गई। जब सलोनी ने अपने बालों से चमगादड़ को हटाने की कोशिश की तो चमगादड़ सलोनी के मुंह पर चिपकने लगी। सभी चीखने चिल्लाने लगे। तभी वीर ने मैगी को आवाज लगाई। मैगी, तुम अपनी शक्तियों को क्यों भूल रहे हो? उनका प्रयोग करो और इस आफत से हम सबको बचाओ। आका, मुझे कुछ याद नहीं आ रहा है। तुम्हारी शक्तियों की इस समय सबसे ज्यादा जरूरत है। आका, इनसे बचाओ, मैं सच बोल रहा हूँ। तुम्हारे पास जादुई शक्तियां हैं, इनसे केवल तुम ही बचा सकते हो। तुमको अपनी शक्तियां याद करनी होंगी मैगी। चमगादड़ दूर नहीं हट रही थी। सलोनी और मानव चीख चिल्ला रहे थे। सभी अपने शरीर से चमगादड़ को दूर करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन एक साथ इतनी सारी चमगादड़ को खुद से अलग करना बहुत मुश्किल था। तभी एक रोशनी आने लगी। सभी ने उस तरफ देखा तो एक साधु महाराज हाथ में दिया लेकर चले आ रहे थे। साधु महाराज ने पास आकर अपना एक हाथ ऊपर उठाकर आशीर्वाद दिया, जिसके बाद हाथ से एक तेज प्रकाश निकला, जिसके बाद सभी चमगादड़ उनको छोड़कर भागने लगे और कुछ देर बाद ही सभी चमगादड़ वहां से चले गए और आसमान भी साफ हो गया। सलोनी, मानव, मैगी और वीर के शरीर पर खून लगे थे और चोट के निशान बन गए। साधु महाराज खड़े होकर मुस्कुरा रहे थे। तभी सभी साधु महाराज के पास आए और प्रणाम किया। धन्यवाद साधु महाराज, आज आपने हमारी जान बचाई। हाँ महाराज, अगर आज आप नहीं होते तो ना जाने क्या होता, क्योंकि ये समूह तो बहुत ज्यादा खतरनाक था। हाँ महाराज, ऐसा लग रहा है कि बिल्कुल मौत से लड़कर वापस लौटे हैं। हाँ, आपका बहुत बहुत धन्यवाद साधु महाराज। बच्चों, तुम इतनी रात में और इस घने जंगल में क्या कर रही हो? साधु महाराज, मैं जब भी ये बात याद करता हूँ अपनी किस्मत को कोसने लगता हूँ, क्योंकि मैं यहाँ सिर्फ दोस्ती में फंस गया हूँ। हद है मानव, आप बच्चों की जैसी बातें करते हो। यार, चमगादड़ों ने मेरी ऐसी हालत बना दी है, उसके बाद अब मैं क्या बोलूं? पता नहीं मैं तुम लोगों की बातों में बार बार क्यों आ जाता हूँ। मेरी पास में ही कुटिया है, तुम सभी मेरे साथ चलो, मैं तुमको दवाई लगा दूंगा। आपकी बहुत कृपा होगी महाराज। सभी साधु महाराज के साथ चले गए। साधु महाराज के पास में एक कुटिया थी, जहाँ कुछ शिष्य भी रहते थे। साधु महाराज ने अपने शिष्यों को दवाई लाने के लिए कहा। शिष्य दवाई लेकर आए और सभी के घावों पर दवाई लगा दी। अब बताओ, तुम यहाँ कैसे आए हो? साधु महाराज, हम सभी मिर्जापुर से आए हैं। अच्छा, फिर जंगल में कैसे आ गए?
साधु महाराज, आप तो सब कुछ जानते हैं। साधु महाराज मुस्कुराए। मैगी, तुम मुझे पहचान ही गए। जी महाराज। तुम जानते हो कि चमगादड़ कहाँ से आए थे और तुम पर हमला क्यों किया था? नहीं महाराज। इन सभी चमगादड़ों को एक तांत्रिक ने तुम्हारे पीछे भेजा है। क्या? ये तांत्रिक कौन है? सभी ने आश्चर्य से साधु महाराज को देखा। कहानी जारी रहेगी।